ओके। तो यस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं। तो डायबिटीज सिंपल टर्म्स में आपको समझाती हूँ। डायबिटीज यानी कि सब लोगों को पता ही होगा कि आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, पर हम डिटेल में आज समझेंगे। डायबिटीज जो आपके पेंक्रियाज होते हैं, वो पेंक्रियाज में बीटा सेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जो पेंक्रियाज है उसका बीटा सेल्स का डैमेज होता है, तभी आपको इंसुलिन जो होता है वहां से प्रोड्यूस करता है पेंक्रियाटिक सेल्स। उसका डैमेज होने के कारण आपके बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं पाता, या तो फिर कम अमाउंट में बनता है। उसको हम डायबिटीज मेलाइटिस के तरीके से जानते हैं। और उनके कारण ब्लड शुगर लेवल में इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कि आपको डायबिटीज डायग्नोज होता है। आप नेक्स्ट स्क्रीन में अच्छी तरीके से वीडियो है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर इंफॉर्मेटिव लगे आपको कि कुछ पॉइंट्स है आपको नोट डाउन करना है, तो आप साथ में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो पिक्चर प्रेजेंटेशन में आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। आपका शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है, जो आप कविता मैम, ऑडियो चली गई है, अब चेक करिए प्लीज। नहीं, ऑडियो अभी भी नहीं है। Go back and replay the video. होती है, जो आपके पैंक्रियास द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है। यहाँ बताया गया है कि सामान्य ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है और जब आपको डायबिटीज होता है तो क्या होता है। एक ऐसी बीमारी जहाँ आपका शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सकता है या यह इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर सकता है। आप जो भोजन खाते हैं उसमें 3 मूल पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। पाचन के दौरान आपके पेट में रसायन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, जो आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब हो जाता है। आपका पैंक्रियास इंसुलिन जारी करके ग्लूकोज पर प्रतिक्रिया करता है। इंसुलिन आपके शरीर के सेल्स में ग्लूकोज की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है। जब ग्लूकोज आपके सेल्स में प्रवेश करता है तो आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। यदि आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो आपका पैंक्रियास इंसुलिन स्रावित नहीं करता है, जिसके कारण आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का निर्माण होता है। इंसुलिन के बिना ग्लूकोज आपके सेल्स में प्रवेश कर जाता है। यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आपका पैंक्रियास कम इंसुलिन स्रावित करता है, जितना आपका शरीर इसके प्रभाव के प्रति रेसिस्टेंट है। दोनों प्रकार के डायबिटीज में लुकास का उपयोग ऊर्जा के लिए नहीं किया जा सकता है और यह आपके ब्लड स्ट्रीम में जमा हो जाता है, जिससे संभावित रूप से गंभीर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। ओके। तो आपने वीडियो देखी होगी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, या हम इंटरेक्टिव रहेंगे पूरे सेशन के। और तो आप मुझे बताना, आपको अच्छी लगी वीडियो, क्या यस। इंफॉर्मेटिव आपको। ठीक है। ओके। तो हमने बेसिक टाइप्स के बारे में भी देखा, और डायबिटीज क्या है उसके बारे में आपने पिक्चर प्रेजेंटेशन देखा। तो टाइप 1 डायबिटीज किसको बोलते हैं? जहाँ इंसुलिन आपके बीटा सेल्स में बन ही नहीं पाता और उन लोगों को बाहर से इंजेक्शंस वगैरह कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसको टाइप 1 बोला जाता है। टाइप 2 डायबिटीज होती है, वो क्या होता है कि इंसुलिन आपको आपके बीटा सेल्स में बनता है, पर इनफ अमाउंट में नहीं बन पाता, और आपकी बॉडी है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती। रिसेप्टर में या कुछ तकलीफ है, या तो फिर आपके डैमेज हो चुका है बीटा सेल्स का, पर इंसुलिन बनता है। हमें मेडिकेशंस वगैरह कुछ लेनी पड़ती है, पर इंजेक्शंस वगैरह कुछ इसमें टाइप 2 में नहीं लेना होता।
और इसके अलावा थर्ड टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि आपको प्रेगनेंसी में जिन लोगों को डायबिटीज डायग्नोज होता है उसको जेस्टेशनल बोला जाता है। वो प्रेगनेंसी के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है, और कुछ लोगों को देखने को मिलता है कि वो प्रोलॉन्ग रहता है और दूसरी प्रेगनेंसी में और उनकी लाइफ टाइम में भी आ सकता है, उसको जेस्टेशनल बोलते हैं। इनके अलावा एक नियोनेटल, यानी कि आप बच्चे का जन्म होता है तब से लेके एडल्टहुड और एडोलेसेंस में उसको डायबिटीज होती है, वहां पर भी देखा जाता है, पर ये इतना कॉमन नहीं होता है, उसको जुवेनाइल डायबिटीज बोला जाता है। ये बेसिक टाइप्स है डायबिटीज के। ओके, थैंक यू कविता मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बनाए हैं आपने। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। सो डायबिटीज की जब बात हो रही है कि डायबिटीज के टाइप्स आपने अच्छे से समझाए, तो डायबिटीज के इनिशियल स्टेज में ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स है जैसे हम पता लगा सके कि ये डायबिटीज के साइंस एंड सिम्टम्स है? ओके ओके, तो डायबिटीज के साइन एंड सिम्टम्स में बात करने जाए तो सबसे पहला है एक्सेसिव थर्स्ट, यानी कि आपको ज्यादा प्यास लगती है, आप कितना भी पानी पी लो फिर भी आपका जो माउथ है वो पूरा ड्राई ही रहता है। ये एक फर्स्ट एंड फोरमोस्ट साइन हो सकती है। सेकंड है एक्सेसिव हंगर, यानी कि अभी भी आपने कुछ खाया है उसके बाद भी तुरंत आपको भूख लगती है। थर्ड है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि आपका वेट लॉस है वो बहुत हो जाता है। और ब्लरनेस ऑफ विजन, आपको दिखाई अच्छी तरीके से देता नहीं है, हैजीनेस वगैरह कुछ विजन्स में आपको दिखता है, ब्लैक स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाता है। स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड सोर्स, यानी कि आपको जो अल्सर्स फॉर्मेशन है वो हील नहीं हो पाता, कुछ आपको गिर गए या कुछ लग गया तो वो हील नहीं हो पाता। लास्ट है फटीग, यानी कि पूरा दिन थकान महसूस होती है, आपको कंसंट्रेशन नहीं लगता, कुछ करने में मन नहीं लगता, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और उसके जो लेसर सिम्टम्स है वो है वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन, यानी कि बार 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 आपको यूटीआईज होना, और उनके साथ ही फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार आपको यूरिन पास करने के लिए जाना हो, ये उसके साइन एंड सिम्टम्स में आते हैं। और इनके अलावा टिंगलिंग एंड नंबनेस, यानी कि हाथ, आपने कई बार देखा होगा जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसको टिंगलिंग सेंसेशन हाथ में और सोल्स में जलन वगैरह कुछ महसूस होता है, वो भी हो सकता है। ओके, वेरी नाइस। तो इसके ऊपर से एक बात और मुझे दिमाग में आ रही है, जब आपने रिकरेंट ऑफ इन्फेक्शन की बात करी, तो डायबिटीज में रिकरेंट इन्फेक्शन क्यों होते हैं, और इन इन्फेक्शन के लिए हम कैंगन वाटर कैसे और कौन से अमाउंट में किस तरह यूज कर सकते हैं? ओके, तो रिकरेंट इन्फेक्शंस डायबिटीज में क्यों होता है, मुझे कमेंट करके आप लोग बताएगा, आपने किसी को देखा हुआ हो डायबिटीज है और उसके पाम या फिर कुछ हाथ में कुछ लग गया हो, वो हील नहीं हो पा रहा और गंदा सा एक डिसफिगरमेंट हो जाता है, अगर आपने किसी ने देखा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यस और नो करके। आपका फैमिली और नियर डियर वंस में किसी को भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो। ओके ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस डायबिटीज में क्यों होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है कि उसका ब्लड शुगर लेवल तो कंट्रोल में है नहीं। तो क्या होता है कि जो हम कुछ खाना खाते हैं हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, कुछ खाना खाए तब हमें एनर्जी मिलती है, तो बैक्टीरियाज का भी वही होता है, उसको खाना चाहिए होता है। तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो बैक्टीरिया से वो वहां पर उनको फूड अपने अच्छी तरीके से, बता सकते हैं कि नॉर्मल बॉडी से ज्यादा उसको अगर शुगर वाली बॉडी है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो अच्छी तरीके से कर पाएंगे, तो इन्फेक्शन उसको ज्यादा लगेंगे। और हमारा डायबिटीज के कारण इम्यून रिस्पॉन्स बहुत स्लो हो चुका होता है, यानी कि डाउन रिस्पॉन्स होता है, डिप्रेशन हो गया है इम्यून रिस्पॉन्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में है नहीं। और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज, यानी कि हमारी बॉडी नेचुरली उसके फाइट करती है इन्फेक्शन और बैक्टीरियाज के अगेंस्ट में, वो रिस्पॉन्स है वो भी डिक्रीज्ड हो जाता है, इसीलिए हमें बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस देखे जाते हैं। और उसमें हम कैंगन वाटर की बात करें तो 2.5 pH, आप ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट डाउन, अगर पेन पेपर आप साथ में लेके बैठे हो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम सैनिटाइज वाटर यूज करेंगे सबसे पहले, कहाँ पे, अगर आप फ्रेशली बात करके आए हो
तो आप 2.5 का स्प्रे कर लीजिएगा, क्योंकि वो तब जो हमारी स्किन होती है वो मॉइस्चर है वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि एंटीसेप्टिक वो बन जाएगा, वो पूरा पोर्शन है वो एंटीसेप्टिक बन जाएगा। और उसके बाद हमें हमारा ब्यूटी वाटर है उसका स्प्रे करना है। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले 2.5 pH का हमें स्प्रे करना है, उसके बाद हमें ब्यूटी वाटर का स्प्रे करना है। ये कितने बार, दिन में 3 से 4 बार करना है। यानी कि और उससे हमें फायदा क्या मिलेगा, एंटीसेप्टिक है तो उस पे आगे इन्फेक्शन नहीं प्रोड्यूस होगा और आगे नहीं बढ़ेगा। और स्कार फॉर्मेशन आपने देखा होगा, वो बहुत गंदा स्कार हो जाता है, कुछ लगा हुआ तो उसका ये पूरा डिस्फिगरमेंट बन जाता है, काले काले धब्बे दिखते हैं ऐसा। तो वो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें स्कार फॉर्मेशन ना हो। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है या कैंगन वाटर का क्या यूज है ये नोट डाउन कर लिया है। प्लीज डू दैट। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो ऑलरेडी ये रिलेटेबल क्वेश्चन आंसर आ ही रहे हैं। सो आई होप कि आपके क्वेश्चंस हम लोग अच्छी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सो इंटरेक्टिव। आप ऐसे ही अपने क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर कविता, वुड यू प्लीज टेल अस डायबिटीज होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, और व्हाट इज द डायबिटीज प्रोन एज जिसको बोल सकते हैं कि वो एज में डायबिटीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, वो कौन सी प्रोन एज है? ओके, तो हम पहले बात करना चाहे पॉजिटिव फैक्टर और रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर यानी कि किन लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके मम्मी पापा में किसी को, और दादा दादी में भी, आपको सेकंड जनरेशन में भी अगर होगा तो भी आपको है चांसेस कि आपको इनहेरिटेंट में डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। तो फर्स्ट है डायबिटीज किन को हो सकता है कि जब आप जेनेटिक्स में आते हैं, यानी कि आपको हिस्ट्री है फैमिली हिस्ट्री की। सेकंड है पुअर डाइटरी हैबिट्स। हम लोगों को जलेबी फाफड़ा खाना बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को भी मेरे तरह जलेबी भी बहुत पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि किन किन लोगों को ऐसे कुछ जंक फूड खाने की बहुत आदत है और बहुत अच्छा लगता है। सबको होगा लगता तो होगा डॉक्टर सबको ही कविता, होगा। इसमें 99% कोई ऐसा नहीं होगा कि ना ही जलेबी फाफड़ा खाता और ना ही जंक फूड खाता नहीं हो। ओके, तो आप बच के रहेगा। और कैंगन वाटर तो है ही हमारे पास। यस। ओके, यस। और तीसरी बात है, हम जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, यानी कि जिसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उसको भी चांसेस है कि वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में डायबिटीज को डेवलप कर सकता है। स्मोकिंग की हिस्ट्री है, अल्कोहलिज्म है। अल्कोहल से क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। अल्कोहल से हमारे पैंक्रियाज में बीटा सेल्स का डैमेज होता है, और उनके साथ साथ लीवर की भी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये वो दोनों पास पास के ही ऑर्गन्स है। तो एक अगर डैमेज होता है वो दूसरों को इसके साथ इफेक्ट तो होना शुरू हो ही जाता है। तो वो भी एक कोज हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो। सर्टेन मेडिकेशंस यानी कि स्टीरॉइड्स वगैरह कुछ आप लेते हो मेडिकेशंस के तौर पे, तो उसके कारण भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और इनके अलावा जेस्टेशनल यानी कि प्रेगनेंसी में हुआ हो और फिर बाद में डेवलप कर सकते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। यस, वेरी नाइस। खाने की बात आ गई तो सबके मुंह में स्माइल देखी मैंने। मैं तो सबको ऑब्जर्व कर रही हूँ यहाँ बैठे बैठे। सब एकदम सब खुश हो गए कि यस, खाने की बात आई, हमारी बात आ गई। सो अरे बच लोगों के को रहना है। ओके, लोगों को मैं और एक बात बताना चाहती हूँ फिजिकल एक्टिविटी नाम की। तो मैं आपको अगर बोलूँ ना कि 10 दिन तक आपको एक्सरसाइज करनी है 1 घंटे, तो कितने लोग होंगे जो करेंगे? जस्ट रफली मुझे चाहिए यस और नो, कितने लोग ऐसे हैंड हैं रेस जो करिए, हैंड रेस करिए। हैंड रेस करके मुझे बताइए। अच्छा, ओके। तो ये भी एक अवेयरनेस ही है कि आप एक्सरसाइज करिए, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल इतनी हो गई, हम पूरा दिन मोबाइल लैपटॉप उसमें ही रहते हैं। और टोटली आप एक्टिविटी ना होने के कारण भी ये सब कुछ हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आ ही गया है डायबिटीज तो अब तो। डॉक्टर कविता ऐसा कर सकते हैं, सबसे एक प्लेज करवाते हैं। सब अपना हाथ उठाइए, यस। प्लीज। सब अपना हाथ उठाइए और अपने आप बोलिए कि आज ये सेशन
अटेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि आने वाले 15 दिनों तक रोज 30 मिनट्स वर्कआउट करूंगी। प्लीज रिपीट दिस, दिस इज फॉर योर सेल्फ। आई होप एवरीवन लव्स वन सेल्फ, तो वी आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर सेल्फ। तो प्लेज लीजिए और 15 दिन रूटीन फॉलो करिए। दैट वुड बी आर रिवॉर्ड, मेरे और कविता के लिए यही रिवॉर्ड होगा। यस डेफिनेटली, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मैं किसी को हेल्थ के साथ कुछ ऐसा अवेयरनेस प्रोवाइड कर रही हूँ कि उसको इम्पैक्ट फुल कुछ क्रिएट हो। यस यस डॉक्टर कविता, थैंक यू। जब ये इतनी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही थी तो एक क्वेश्चन और मेरे मन में आया ओबेसिटी को लेकर। ओबेसिटी जब हम वर्ल्ड लेवल पर कोई डिसीज के एक ये देख रही थी, मैं सर्वे देख रही थी, तो मैंने इंडिया की टॉप 10 बीमारियों के बारे में उसमें पढ़ा। तब मैंने पढ़ा टॉप लेवल पे डायबिटीज है, वो नंबर 1 इंडिया में। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, सेकंड पे ओबेसिटी है, थर्ड पे कैंसर है। तो ओबेसिटी और डायबिटीज में क्या कोरिलेशन है? ओके, तो ओबेसिटी यानी कि मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो हम कुछ जो खाना खाते हैं ना, वो हमारे बॉडी में पहले तो ग्लूकोज बनता है और उसके बाद ग्लाइकोजन बनता है और फैट के तरीके पे स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में। अब आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा फैट स्टोर हो चुका है तो वो इंसुलिन को रेजिस्ट करता है, इंसुलिन का काम करने नहीं देता है अच्छी तरीके से। और वैसे ही आपके ब्लड में शुगर लेवल तो इंक्रीज है ही, और इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा, इसीलिए आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ये कोरिलेशन है, अगर आपको ओबेसिटी है तो आप प्रोन है डायबिटीज को डेवलप करने के लिए। यस, सो ये एक रेड लाइट है हम सबके लिए, यस। अलार्मिंग है। खाने की बात आई थी तो ये भी हो गया कि कौन सा खाना हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए और कौन सा खाना ज्यादा लेना चाहिए अगर हम डायबिटीज को अपने शरीर से दूर रखना चाहे तो। ओके, तो हमें पता ही है कि हम जंक फूड कितना खाते हैं। अभी मैंने आपको पूछा और सबने जवाब दे भी दिया कि नहीं हमें जलेबी जलेबी फाफड़ा तो बहुत पसंद है, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ इतना पसंद है, आइसक्रीम सबको, समर आ ही रहे हैं तो आइसक्रीम भी इतना खाना लगे। तो ऐसे जो शुगरी फूड्स है यानी कि जिसमें शुगर लेवल ज्यादा है, उसके साथ साथ फ्राइड फूड है, बार बार एक ही तेल में से तला हुआ आप कंज्यूम कर रहे हो उस टाइप का फूड, तो आपको चांसेस ज्यादा है कि आपकी कोलेस्टेरॉल के साथ साथ डायबिटीज भी हो। ओके, राइट। अम ये तो बात हो गई कि सबको अवेयरनेस रखनी ही होगी अपने रूटीन में, अपनी मूवमेंट करनी है, खाने में कौन सा रिस्ट्रिक्शन रखने हैं। अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है, अगर आपको चाहिए कि डायबिटीज आपकी लाइफ में ना आए, तो ये सब सबको फॉलो करना ही चाहिए। एक जनरलाइज बात हो गई। पर डॉक्टर कविता, अगर स्लाइटली हमें फील हो रहा है कि कोई भी सिम्टम्स है और एक फियर रहता है लोगों को डॉक्टर के पास जाने से, कि डॉक्टर के पास जाना, अपॉइंटमेंट लेना, ये प्रोसेस हो गया, जाने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि ये है, आपको वो है, डॉक्टर से एक फियर जैसी बात हो जाती है। तो ऐसे कौन से बेसिक टेस्ट है जो हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कर सकते हैं और श्योर हो सकते हैं कि हम डायबिटीज का शिकार है या नहीं? ओके, तो जब मैं डायबिटीज की बात करूँ तो हम सब लोग, मैं आज मैं ही हूँ तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि नॉर्मल पीपल की तरह कि नहीं कुछ मुझे डायग्नोज हो चुका, अगर डायग्नोज हुआ तो मुझे ये प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, वो रखना पड़ेगा, वो फियर रहता है। पर हमें उसके बाद उसके बारे में अवेयरनेस लानी होगी, हमें उस चीज को अवॉइड नहीं करना है, उसके ऊपर पूरा अटेंशन देना और उससे बाहर निकलने का और प्रिवेंट करने का और एटलीस्ट मेंटेन करने के लिए हमें अवेयरनेस चाहिए होगी। ठीक है, तो फर्स्ट है रैंडम ब्लड शुगर, यानी कि आप उसमें ऐसी कोई प्रीमाइसेस और प्रिकॉशंस रखने की जरूरत नहीं कि खाना खाना है नहीं, आप कभी भी करवा सकते हो, आरबीएस होता है ये, नोट डाउन, फिर मैं आपको बोल रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूरत होगी आपको फैमिली मेंबर्स में भी कभी भी कुछ ना कुछ रैंडम ब्लड करवाने होंगे, वो जो 3 मंथ्स पे है, अगर किसी को डायबिटीज है, आने वाला है, फैमिली में है, उसके लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो प्रोन है। ओके, सेकंड है एफबीएस यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर। उसमें क्या होता है, आपको रात को लेके सुबह तक कुछ खाना नहीं होता है, उसके बाद आपका एफबीएस होता है।
और लास्ट है HbA1c, यानी कि आपको 2 to 3 मंथ जो लास्ट प्रीवियस आपका कंट्रोल कितना रहा है वो बता देगा। और ये 3 टेस्ट के मुताबिक आपको पता भी चल जाएगा अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो, डायबिटिक आने वाली है या नहीं, वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद है ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट और GGT, वो इतना आगे आगे का है क्योंकि ये बेसिक, एडवांस टेस्ट है। यस एडवांस स्टेज है। हम 3 पर फोकस ज्यादा करेंगे। अगर किसी को अगर बेसिक हाँ नॉर्मली किसी को सस्पिशियस है अपनी हेल्थ को लेकर तो वो आरबीएस एफबीएस या HbA1c करा सकते हैं। करवा सकते हैं, यस अगर यस। फैमिली में हिस्ट्री है तो तो साल में 1-2 बार HbA1c कराना एडवाइजेबल कराना रहता है, है। यस यस, इट इज एडवाइजेबल। और RBS है वो भी 3 महीने में करवा लेना चाहिए। यस, HbA1c करवाने से ये भी बेनिफिट हो सकता है कि शायद अचानक आपको पता नहीं चले, शुगर एकदम से बढ़ने के बाद किसी को डिटेक्ट होता है, वो स्टेज हम अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड कर सकते हैं, यस हम टोटली। यस, थैंक यू डॉक्टर कविता। कैंगन वाटर की जब हम बात कर रहे हैं, आपको पता ही है कि कैंगन वाटर मिरेक्युलस वाटर है और ब्लेसिंग्स है भगवान के बहुत सारी चीजों में हमें अलग अलग प्रकार से हेल्प कर ही रहा है। पर डायबिटीज पर्टिकुलर अगर हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो कैंगन वाटर कैसे हेल्प करता है, कंट्रोल या कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन? आप समझ रहे हैं कि कंट्रोल भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन एक प्रिवेंशन की भी बात हो जाएगी। रिवर्सल में भी कैसे कैंगन वाटर का कौन सा पानी कितने अमाउंट में लेकर हम ये सब बेनिफिट्स इससे ले सकते हैं, डॉक्टर कविता? ओके, तो पहले तो मैं ये बता दूं, अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ऐसा है, अगर आगे आ ही गया है, हमारा सबके घर में है कैंगन मशीन और नहीं है, उसमें भी जल्दी आ जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज आपके हाथ लगी है जो आपको कई सारी बीमारियों में आपको बचा सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। तो हमें अगर आइडिया हो कि किस तरीके से लेना है, कितनी अमाउंट में लेना है, तो उससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है, ठीक है। ओके, तो हम पहले बात करते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, उनको आने वाला है या फिर वो रिस्क एरिया में है, उसको क्या करना है, 1.5 एक्टिव हाइड्रोजन डेली कंजप्शन करना है उन लोगों को। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास है तो ये रिमाइंडर नोट डाउन करके रखिएगा। आपको एडवाइस भी किसी को करना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका फोटो ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्लाइड है। कैंगन वाटर का कैसे किस प्रमाण में यूज करना चाहिए ये डिटेल में दिया हुआ है। और दूसरा है जो प्री डायबिटिक स्टेज में यानी कि बॉर्डर लाइन में है और आने वाला है, वो क्या करेंगे, वो 9.5 तो डेली कंजप्शन करेंगे ही, 1.5 लीटर। और उसके अलावा अगर कुछ ऐसा खाया है तो 11.5 उसको 30 ml लेना है ट्वाइस अ डे, यानी कि सुबह शाम को लेना है। आप सोने से पहले भी आप ले सकते हो और सुबह उठ डायरेक्टली पहले ही वो कंजप्शन कर सकते हो उसको। पर ये चीज ध्यान में रखनी है, आपको खाना खाने के 30 या 40 मिनट के बाद ये लेना, डायरेक्टली आपको नहीं लेना। अगर शाम को लेते हो तो फिर भी खाना खाने के 30 या 40 मिनट्स के बाद। वैसे भी पानी पीना एडवाइजेबल नहीं है अगर आपने कुछ खाना खाया उसके बाद, लार्ज क्वांटिटी में एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये अल्कलाइन वाटर है। हमारी बॉडी है, जब हमारा डाइजेशन होता है तभी एसिडिक हमें एटमोसफेयर की जरूरत होती है। इस वजह से मैं आपको मना कर रही हूँ कि खाना खाने के बाद 30 या 40 मिनट्स के बाद लेनी है, पानी पीना है, अगर आप 11.5 कंज्यूम कर रहे हो तभी। ओके, एंड लास्ट है, इफ यू आर डायग्नोज विद डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज हो चुका है तो क्या करेंगे, 9.5 कम 1.5 से 2 लीटर तक कंज्यूम करेंगे। और उसके साथ साथ ही अगर हमने कुछ ऑयली फूड खाया हुआ है या ऐसा कुछ बाहर जाना हुआ और खाना हुआ, तो हम उसको भी 11.5 उसके खाना खाने के 30 और 40 मिनट्स के बाद हम कंजप्शन करेंगे। ये वैल्यूएबल है क्योंकि मैंने ये अमाउंट रिसर्च वर्क के काफी रिसर्च करने के बाद मैंने ये डेटा आपको दिया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा हमने आगे बात की है कि आपको रिकरेंट अल्सर्स में या एंटीसेप्टिक प्रिकॉशंस में कैसे यूज करना है, वो है। और एक मैं बेनिफिट बता दूं एक्टिव हाइड्रोजन का, वो क्या करता है हमारे बॉडी में। एक्टिव हाइड्रोजन है जो हमारे सेल्स होते हैं, यानी कि बीटा सेल्स है पेंक्रियाज में, जहाँ मैंने आपको पहले बोला था, जो डैमेज हो चुके हैं या तो फिर वो डैमेज होने वाले हैं,
उसको डैमेज होने से बचा सकते हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन को बचा सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन का रोल है, क्योंकि हमारे बॉडी में हम बात करना चाहें तो H2O यानी कि पानी 72% है, उसके साथ हाइड्रोजन भी इतना ही है, 70% हमारे बॉडी में हाइड्रोजन है। हमारे एक एक सेल्स यानी कि पेशियां, उसमें सब में हमें एक्टिव हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, कुछ ना कुछ एसिड बेस बैलेंस के लिए। यस, तो एक्टिव हाइड्रोजन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लाइव वाटर पीना सबसे ज्यादा रिकमेंडेबल है, एडवाइजेबल है। कैंगन यस। है तो लाइव वाटर ड्रिंक करिए, और 9.5 भी पीजिए, पर 11.5 का प्रयोग कैसे करना है, कौन से अमाउंट में लेना है, ये ठीक से समझ लीजिए। कब करना है, खाना खाने के इतने टाइम के बाद करना है, एडवाइजेबल है। आयुर्वेदा के हिसाब से भी हम खाना खाने के बाद और पहले पानी नहीं पीना चाहिए। सो मेक अ हैबिट कि खाना खाने के 1 घंटे तक अपन पानी न कंज्यूम करें। यस डॉक्टर कविता, वेरी इंफॉर्मेटिव स्लाइड्स, थैंक यू सो मच। डायबिटीज अगर कमनसीबी से आ गया है किसी के बॉडी में, अकर हो गया है, तो डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, डायबिटीज से बचना क्यों जरूरी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि पीपल आर टेकिंग एवरीथिंग सो लाइटली, बहुत लोगों को देखती हूँ तो हाँ तो अभी ये एज में है, रोग के बिना तो लाइफ होने वाली नहीं है, कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, बस अपने रूटीन में लगे हैं, ना ही अपना स्ट्रेस छोड़ रहे हैं, ना ही अपने लाइफ में कोई चेंजेस कर रहे हैं। सो उनके लिए ये बहुत की पॉइंट जानना जरूरी है कि डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ओके, तो साइड इफेक्ट्स है डायबिटीज में, फर्स्ट तो मैं बोल सकती हूँ उसको हाइपरटेंशन आने की यानी कि हार्ट अटैक के आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज लेवल और उनके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि आपको हाइपरटेंशन भी आ ही जाएगा, तो हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। दूसरा है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, यानी कि हाथ पांव में, मैंने आपको पहले बोला था कि आपके जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं, यानी कि आपके बॉडी में जो ब्लड सप्लाई करते हैं, उसके डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और उनके अलावा डायबिटिक रेटाइनोपैथी, यानी कि आपको ब्लरनेस ऑफ विजन, यानी कि अच्छी तरीके से ना दिखना, स्पॉट्स, धब्बे धब्बे वगैरह ऐसा कुछ देखना, वो भी हो सकता है। कैटरेक्ट यानी कि आपके विजन्स में ही तकलीफ होती है। ग्लूकोमा यानी कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, आंख का जो हम उसमें पानी के जैसा होता है, फ्लूइड होता है, उनका प्रेशर बढ़ने के कारण आपको आंख में दिखने में दिक्कत होती है, और यहाँ पे सूजन वगैरह सब कुछ भी आ सकता है। उसके अलावा है डायबिटिक फूड, रिकरेंट इन्फेक्शन लगने के कारण भी आपको पैर में एम्प्यूट करना पड़े, ऐसी भी कंडीशंस हो सकती है। डायबिटिक फूड में ऐसा होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि आपकी किडनीज में भी इफेक्ट करता है ये डायबिटीज, क्योंकि हमारा ग्लूकोज लेवल ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, बॉडी की जो पीएच होती है वो भी मेंटेन अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। डायबिटीज में एक फियर ये भी होता है कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस ना हो, यानी कि बॉडी में एसिड का प्रमाण ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि ग्लूकोज एसिड को प्रमोट करता है और एसिडिटी बढ़ा देता है हमारे बॉडी में, अगर एक लेवल से ज्यादा हुआ तो वो भी हो सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी यानी कि हमारे हाथ पांव में खुजली, टिंगलिंग सेंसेशन होना, या तो फिर पाँव में और सोल्स में आपको जलन महसूस होना, वो भी हो सकता है। उसके अलावा स्ट्रोक आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ओ, साइड इफेक्ट्स है डायबिटीज। तो ये इतने सारे साइड इफेक्ट सुनने के बाद एक बात मेरे मन में आ रही है कि डायबिटीज को कहीं मैंने सुना था कि राजरोग बोलते हैं। डायबिटीज यस। राजरोग छे, गुजराती में ऐसे बोलते हैं कि डायबिटीज इज राजरोग। राजरोग क्यों बोलते हैं उसको? कि डायबिटीज के इतने सारे साइड इफेक्ट सुनने के बाद समझ आया कि डायबिटीज आने से वो दूसरे बहुत सारे डिसीज के आने के दरवाजे खोल देता है। वो आपके बॉडी को डिसीज प्रोन बना देगा, एक के बाद एक के बाद चीजें आती जाएगी। तो डायबिटीज अवॉइड करना सबके लिए मैंडेटरी है, करना ही चाहिए, राइट? यस। तो यस। डॉक्टर कविता, यहाँ क्वेश्चन भी आ रहे थे और मेरे दिमाग में भी एक ये क्वेश्चन आया था, डायबिटीज न्यूरोपैथी। डायबिटीज न्यूरोपैथी क्या है और कैंगन वाटर इसमें क्या रोल कर सकता है? ओके, तो डायबिटीज न्यूरोपैथी यानी कि मैंने बोला जो आपके नर्व्स होते हैं, जो आपको सेंसेशन, अगर मुझे कुछ यहाँ पे कुछ चुभा तो ये सेंसेशन होता है, तो ये मेरे ब्रेन को पता चलता है कि नहीं मुझे यहाँ पे कुछ चुभ रहा है, या तो फिर कुछ होता है, तो वो नर्व कंडक्शन होता है कि आपको एक मैसेज है जो आपको पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचता है।
उसकी डैमेज हो जाती है। यानी कि आपको फॉरगेटफुलनेस, ज्यादा कुछ याद ना रहना, और कुछ बोलते हैं ना हेडेक वगैरह का सब कुछ होना, और हाथ पांव में टिंगलिंग सेंसेशन होना, ये सब न्यूरोपैथी के ही साइड इफेक्ट्स है जो डायबिटीज में शुगर लेवल कंट्रोल ना रहने के कारण होता है। यस डॉक्टर कविता, मैंने एक ये भी सुना है पैरों में जो जलन होती है, ये भी न्यूरोपैथी का ही पार्ट है। यस यस डेफिनेटली वो न्यूरोपैथी का ही सिम्टम है। तो उसमें कैंगन वाटर क्या रोल अदा कर सकता है? मेडिसिन, अगर मेडिसिन के बगैर खाली पानी पी के इन चीजों का रिजोल्यूशन आता है, तो आई वुड टेल यू स्मार्ट पीपल टेक स्मार्ट डिसीजन। जिसके पास कैंगन नहीं है वो ले ले, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता है कहीं से भी पानी लेकर पिए, पर अपनी लुक आउट फॉर योर सेल्फ, आई वुड से। यस डॉक्टर कविता। तो जो एक्टिव हम इसमें एक्टिव हाइड्रोजन का ही रोल जब सबसे ज्यादा है। जब आपकी नर्व्स होती है, वो नर्व्स में एक इम्पल्स को यहाँ यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के जो बीच में है ना, वो नेटवर्क होता है जो हमको न्यूरॉन्स बोलते हैं। उसको न्यूरॉन्स के जो एक से दूसरे में उसके बीच एक लाइन जैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर कवरिंग होती है जिसको मायलिन शीथ बोला जाता है। उसमें एक्टिव हाइड्रोजन का रोल है। वो अगर उसमें कुछ डैमेज होता है तभी हमें न्यूरोपैथी डेवलप होती है। तो उसमें एक्टिव हाइड्रोजन क्या करेगा कि जो वो डैमेज है उसको भी रिपेयर करने में, और जो उसके कारण जो कुछ डैमेज हुआ हुआ है और या फिर होने वाला है उसको भी प्रिवेंट करता है। और हमें पता ही है कि ये सबसे यानी कि 10 to 12 मिनट्स के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, और हमारे एक एक सेल्स तक पहुंच जाता है पानी। तो ये भी हमारे पास प्लस पॉइंट है एक्टिव हाइड्रोजन का। Your voice is not audible. Can you please सॉरी। हमारे जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने कैटर किए थे वो जनरलाइज सब आ चुके हैं, इफेक्ट्स ये वो जनरली ऑल ओवर नॉलेज शेयरिंग हो चुका है। अगर आपके और कोई क्वेश्चन है, आपको पूछने हैं, आपको पर्टिकुलर डायबिटीज को लेकर